अमेरिका क्या अपनी पॉलिसीज में इतनी जल्दी बदलाव कर सकता है? चाहे पिछले जो बाइडन हो और अब बदली हुई पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हो, क्या वो एक ही पॉलिसी पर आगे नहीं चल रहे हैं? पहला सवाल जिसका मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। और दूसरा ये कि मिस्र जिसको सपोर्ट अब तक जारी रखा हुआ है अमेरिका ने, बाकी विश्व में उसने अपनी एड रोकी है, भारत में भी कई योजनाएं रुकी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह उसने रोकी हैं, लेकिन मिस्र में जारी हैं। क्या मिस्र ने दिखाने को जुबानी जमा खर्च कल किया है कि उसने विरोध में अपना साथ रखा है, या फिर ये माना जाए धीरे 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 होना वही है जो ट्रंप ने सामने बात कॉइन टॉस किया है? राजीव साहब, मैंने जैसा कि शुरुआत में ही आपसे कहा है कि इजराइल और अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान तो यह है ही, पर ये दरअसल 2000 प्लान में उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसके ठीक रिवर्स है। क्योंकि 2005 में उन्होंने जो 21 जो यहूदी बस्तियां थी वहां से खत्म करके उनको कहीं और बसाया था, और अभी वो वापस ये चाह रहे हैं कि नहीं, अब जो पूरे गाजा के लोग हैं उन्हीं को कहीं और बसा लिया जाए। क्योंकि अमेरिका के लिए ये जो जगह है, खासकर उसका जो नॉर्दर्न और उसका जो खासकर वेस्टर्न पार्ट है, वो काफी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस का है और आगे मध्य पूर्व पे कंट्रोल करने के लिए ये काफी जरूरी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये दरअसल खाली इजिप्ट की ही बात नहीं, चाहे जॉर्डन हो, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, जो कि सारे अमेरिका के किसी न किसी रूप में दोस्त ही माने जाते हैं, उन्होंने जबानी जुमा खर्च ही की है। कोई सीरियसली नहीं होना चाहता है, पर वो आगे आने वाले खतरे को भी महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो ट्रंप साहब हैं, उनको उनके बारे में जो खाली अमेरिका ही नहीं, यूरोप और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में यह आम धारणा है कि वो आदमी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आज क्या कह रहे हैं और अगली बार वो क्या कहेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए कि जब इलेक्शन कैंपेनिंग था तो उन्होंने ऐसी बातें कही थी जो कि मुस्लिम देशों के या जो मुस्लिम आइडेंटिटी वाले लोग थे उनके लिए हितों की बात थी। उन्होंने काफी मुस्लिम लीडरांस को, जो स्विंग स्टेट्स थे वहां पे, अपने स्टेज में उनके साथ स्टेज भी शेयर किया था, पर वो वोट लेने के लिए था और उस समय कहा था कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा। फिर अभी वो वापस आ रहे हैं। अमेरिका का क्या करना है क्या नहीं करना है, यह दरअसल ट्रंप के कहने या करने से नहीं होता है। उनकी एक, आपने जैसे कि शुरुआत में ही कहा, वहां पे एक बड़ी टीम है, वो स्ट्रेटजी बनाएगी और उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और ये हो सकता है कि ये इतना कोई बहुत मैच्योरिटी वाला बयान ना हो, क्योंकि जो कनाडा को लेकर या जो मेक्सिको लेकर जो उन्होंने जो टैरिफ में बढ़ाया है, वो भी वापस उल्टा पड़ रहा है। और ईरान ने तो बहुत ही मजेदार स्टेटमेंट दिया है इस ड्यूरेशन में। ईरान ने कहा कि गाजा से फिलिस्तीनियों को कहीं इजिप्ट या जॉर्डन में बसाने की जगह ज्यादा अच्छा ना हो कि जो इजरायली या यहूदी लोग हैं उनको आप ग्रीनलैंड में बसा लें। तो है, ग्रीनलैंड या अलास्का में कहीं पे भी बसा लें, तो ये इतना आसान नहीं होता है। अलास्का के ट्राइब वगैरह, वो वहां पे एक अलग तरीके की प्रॉब्लम होगी। और ठीक ऐसा ही कोई भी इजिप्ट क्यों लेगा, एक अपने यहाँ क्यों नई समस्या खड़ी करेगा, जबकि उन्होंने फिलिस्तीन के रिफ्यूजीज को अभी तक रिफ्यूजीज का दर्जा नहीं लिया है। अच्छा, तो ठीक वो है नई आबादी क्यों जी, अपने यहाँ पर लेंगे? ठीक है। मैं राजीव साहब, मेजर मोहम्मद अली शाह से इसको समझना चाहूंगा। मेजर शाह, मुझे एक अजीब तरीके का प्यार और अदावत दोनों चीजें दिखाई पड़ती हैं अरब देशों में। जब फिलिस्तीनी वाकई बीच में फंसे हुए थे हमास और इजराइल के, तब मिस्र ने अपना राफा बॉर्डर बंद कर दिया था, कोई इन्हें लेने को तैयार ही नहीं था, ये लोग पिस रहे थे एक तरीके से बीच में। आज जब ये बात हो रही है कि इन्हें उठाकर मिस्र के उन इलाकों में बसा दिया जाए, जॉर्डन के उन इलाकों में बसा दिया जाए, जैसा मैंने आपको कोट किया कि पहले आइडेंटिटी दोनों देश अपनी दिया करते थे, तो वहां पर एक खिलाफत में खड़े हो गए। ये किस तरीके की चीजें हैं? और इसके साथ ये भी जोड़िएगा कि क्या आपको दूर दूर से कहीं लगता है ऐसा कि दरअसल ट्रंप वही कहना चाहते थे जो उन्होंने कहा, या ट्रंप वो कहना चाहते हैं जो किसी ने अब तक सुना ही नहीं? मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं चाहता था मेजर मोहम्मद अली शाह कि आपकी उन बातों को सुनूं, अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं, लेकिन शायद कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। अरविंद सर, जब तक मैं माफ़ी के साथ मेजर मोहम्मद अली शाह से बात कह रहा हूं, मैं आपके पास यही कॉइन टॉस करता हूं
क्या ट्रंप जो कहना चाहते थे वो उन्होंने नहीं कहा, कुछ और कह दिया, या फिर जो उन्होंने कहा रीड बिटवीन द लाइंस कोई समझ नहीं पाया कि ट्रंप कुछ और कहना चाहते हैं? राजेश साहब, इस बारे में मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि हम कई बार ये जो बड़े लोग होते हैं उनकी बातों को काफी संजीदा रूप से लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। दरअसल कभी कभी उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, और हम एक कहावत भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि काबुल में घोड़े अच्छे होते हैं तो वहां पे खच्चर नहीं होते हैं, वहां पे भी होते हैं। ऐसा है तो कई बार इमेच्योरिटी वहां पे भी देखने को मिलती है, और सब कुछ उतना प्लान नहीं होता है जितना कि हम सोचते हैं कि टॉप लेवल पर होना चाहिए। पर हाँ, अगर ये सोचा समझा अगर बयान है तो ये इजराइल को खुश करने के लिए है, खासकर वहां के कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए है। उससे हासिल और क्या होगा सुनने में डोनाल्ड यह ट्रंप भी को? राजीव साहब, सुन नहीं पाया, आपने कुछ कहा? मैंने कहा कि आपने कहा कि हो सकता है ये बयान इजराइल के कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए है। मैं यही समझना चाहूंगा आपसे कि उससे हासिल क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप और करंट रिजीम को? देखिए, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पर अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाए कि क्या हासिल होगा, तो मुझे लगता है कि वो जो बॉम्ब्स जो सप्लाई को लेकर जो अभी मामला फंसा हुआ है, और इजराइल से वो बहुत सारा पैसा लेने की फिराक में है। सुनने में ये आ रहा है, हालांकि बहुत सारे जो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका का जो इकोनॉमिकली वो शायद कुछ अंदर से कमजोर हो रहा है, और इसीलिए वो यूरोप से और पूरी तमाम दुनिया से अपना जहां पैसा खर्च हो रहा है वहां से वो कंट्रोल करना चाह रहा है। तो हो सकता है कि वो इजराइल से कितना पैसा और निकाला जा सकता है ये सोच रहे हो, और उसको खुश करने के लिए खासकर बेंजामिन नेतन्याहू और ऐसे ही तमाम जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया हो। पर ये खाली एक प्रेडिक्शन है, ये कोई पक्का हम नहीं कह सकते हैं। बाकी तो ऊपर के तौर पर देखने से यही लगता है कि ये कोई बहुत ही गंभीरता पूर्वक या सोच समझ कर दिया जाने वाला कोई रियलिस्टिक बयान नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में इनकी जो छुपी हुई जो षड्यंत्र है वो इसी प्रकार का है, जिसको लेकर बाकी अरब देश भी काफी सजग हो गए हैं, और उन्होंने वाकई काफी गहरी प्रतिक्रिया दी है। खासकर ईरान ने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अमेरिका को वापस जवाब दिया है। खैर, ईरान तो राजीव साहब, अमेरिका के सामने वैसे भी रहता है, और ईरान और अमेरिका के बीच में 36 का आंकड़ा सभी को पता है। लेकिन क्या मैं इससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो सीज फायर है ये टूटने वाला है? अभी तुरंत तो नहीं, क्योंकि थकान है दोनों तरफ ही, और काफी बड़ी तौर पे नरसंहार हुआ है, तो कोई उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहेगा। बहुत सारी तमाम बाधाओं के बावजूद वापस सीज फायर को कायम किया गया है। बीच में कुछ उसको तोड़ा भी गया, फिर वापस उसको कायम किया गया। पर इन सब चीजों के बावजूद जो लॉन्ग टर्म सीज फायर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयां हो चुकी है। एक डिकेड बीतने दीजिए, फिर वापस यही सब कुछ होगा। जब तक इसका कोई स्थायी हल नहीं ढूंढा जाता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये सीज फायर कायम रहेगा। हाँ, टेम्परेरी सीज फायर जरूर होगा। और आप देख रहे हैं कि वहां फिलिस्तीन के लोगों में भी एक के बाद एक गुस्सा बढ़ रहा है। यासर अराफात से लेकर आप हमास तक की पूरी लंबी एक हिस्ट्री देख रहे हैं। तो इससे आगे और कितना भयानक होगा इसको कोई कुछ नहीं कह सकता है, राजेश साहब। कोई कुछ नहीं कह सकता है आगे कितना भयानक होगा। मैं क्या ये उम्मीद यहाँ पर करूँ कि करंट सिचुएशन जो इस वक्त है उस सिचुएशन में अब ग्रुप बनने वाले हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें एक को ईरान लीड करता हुआ दिखाई पड़ेगा और दूसरे को शायद, ये मेरा गेस वर्क है, अमेरिका के इशारे पर मिस्र या जॉर्डन। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी जो ट्रम्प साहब ने कहा है वो न तो इजिप्ट के लिए मुफीद है और न ही जॉर्डन के लिए मुफीद है। तो इसको लेकर तो अभी ये खाली बयानबाजी ही समझा जाए। और जहां तक वहां बाकी जो अरब वर्ल्ड की अगर बात करें तो उसकी लीडरशिप को लेकर हमेशा सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक खास तरीके का कंपटीशन रहा है। तो यह सारी चीजें तो है, ग्रुपिज्म तो होना ही है। पर ईरान के लिए चीजें इसलिए भी ठीक नहीं है कि वो एक शिया मुल्क है, और जाकी बाकी उस रीजन के जो तमाम जो देश हैं वो सुन्नी, वो दरअसल सुन्नी है। एक तो ये है, दूसरा है कि ग्रुपिज्म आज से नहीं बहुत लंबे समय से शुरू हो गया है। और खासकर जो ट्रम्प साहब की जो ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी है कि अगर आप एक कॉमन करेंसी चलाएंगे तो अमेरिका इसका जवाब देगा, 100%
टैरिफ इम्पोज करेगा, ये सारी तमाम चीजें हैं। और ईरान खाली ईरान नहीं है, ईरान के पीछे छुपे तौर पर चाइना और रशिया की ताकतें भी है, जिसके बारे में कई बार कहा जा चुका है। मल्टीपल। और उधर ये जो पूरा अरब वर्ल्ड है, उनका जी। जो इंटरेस्ट है वो कब तक अमेरिका सेटिस्फाई कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण में काफी कंजूस है। भारत ने भी बहुत बार शिकायत की है कि भाई आप दोस्त कहते हो तो कुछ करिए भी। तो रूस ने तो हमें बहुत सारी तकनीकियां दी है, पर आपने क्या किया है? पर अमेरिका उसका इस्तेमाल खाली मुझे लगता पैसा है कमाने के लिए अरविंद जी, करता है। आप बहुत सही इशारा दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका इनको नेगोशिएट कैसे करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुद्दा डालकर एक नई बहस छेड़ दी, या मिडिल ईस्ट के या अरब देशों को उलझा दिया एक अलग चीज में, या माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सारा शिगुफा छोड़ दिया, होने वाला कुछ और हो और डोनाल्ड ट्रंप ने नजर हटाने के लिए ये एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिस पर सारे कंट्रीज अपने जुबानी जमा खर्च में लग गए, विरोध पे लग गए, उनका डाइवर्ट अटेंशन चेंज कर दिया? क्या ये इसके पीछे है? लेकिन ये सही है कि मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। ये आगे क्या रूप लेगा उसके लिए कुछ इंतजार जरूर करना पड़ेगा। अरविंद तेजावत सर, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत सारे चीजों पर बहुत बेहतरीन आपने एनालिसिस सामने रखा, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला इस शो का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।